अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गाजर घास के समेकित नियंत्रण पर जानकारी। दुधारू पशुओं के हरे चारे हेतु चारा उत्पादन तकनीक। कृषि प्रक्रिया में विभिन्न फसलों के साथ खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा सदियों से चली आ रही है। फसली पौधों को दबाने के इरादे से हमेशा ही ये संघर्षरत होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के खरपतवार हैं जो कि फसल से अपनी क्षमता के अनुरूप प्रतिस्पर्धा करते हैं, परंतु उनमें पार्थेनियम एक ऐसा खरपतवार है जो कि फसलों के साथ साथ मानव और पशु के जीवन को भी चुनौती दे रहा है और इसका नियंत्रण अब अकेले एक दो किसानों के बस की बात नहीं रही। इसके लिए कोई ठोस सामूहिक आंदोलन की जरूरत है, पर उन सामूहिक प्रक्रियाओं में किन किन बातों को अमल में लाना आवश्यक है, इसकी जानकारी हेतु देखिए हमारे कार्यक्रम की एक खास प्रस्तुति। पार्थेनियम घास या गाजर घास, यह 1960 के दशक में हरित क्रांति के समय मेक्सिको से खाद्यान्न आयात के दौरान दबी पांव भारत में आया, इसलिए इसे मैक्सिकन घास भी कहते हैं। परंतु आज के दौर में यह खरपतवार लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में देश भर में महामारी की तरह फैल चुका है। यदि इसकी पहचान की बात करें तो यह एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है। इसका तना रुएदार एवं अत्यधिक शाखा युक्त होता है। पत्तियां गाजर की तरह होती हैं तथा फूलों का रंग सफेद होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक पौधा 5 से 25 हजार तक बीज पैदा करता है। इसके बीजों में सुसुप्त अवस्था नहीं होती, जिसके कारण बीज जमीन पे गिरते ही थोड़ी सी नमी पाकर पुनः अंकुरित हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। गाजर घास का पौधा 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और 1 वर्ष में इसकी 4 पीढ़ी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यदि गाजर घास के हानिकारक पहलुओं पर चर्चा करें तो यह गाजर घास मनुष्यों में अस्थमा, चर्म रोग, कैंसर, एलर्जी इत्यादि विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। साथ ही यदि मवेशी इसे चर लें तो उन्हें चर्म कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी तो गर्भपात भी हो जाता है। साथ ही साथ कार्य क्षमता व दुग्ध उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। यह खरपतवार पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उनकी बढ़वार को रोककर लगभग 70 से 72% तक का नुकसान कर जाता है। एक खास बात है इस खरपतवार की कि ये पौधा जहां उगता है वहां अन्य पौधों को नहीं उगने देता। इसके बीज हवा के साथ उड़कर, जल के साथ बहकर, मिट्टी, पैरों, जानवरों के खुरों इत्यादि से चिपककर अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। यह खरपतवार अपना नटखट स्वभाव तो तब जाहिर करता है जब मौसम समाप्त होने लगता है, तो यह अत्यंत कम समय में
परिपक्वता अवस्था को पूरा कर लेता है और छोटे छोटे पौधे में फूल निकल आते हैं, जिससे इनका जीवन चक्र जल्द ही पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में गाजर घास का नियंत्रण हर किसान व हर नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है। अतः इस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए समेकित नियंत्रण पद्धति को अपनाना होगा, जो कि इस प्रकार से है। गाजर घास को फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। ध्यान रहे कि उखाड़ते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहने। नंगे हाथ से गाजर घास नहीं उखाड़ें। आकृषित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा वाले पौधे जैसे चकोरा या औषधीय पौधे घुंघरू को लगाकर गाजर घास की वृद्धि एवं विकास को रोका जा सकता है। घर के आसपास संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली फसलें ढैंचा, ज्वार, बाजरा आदि की फसलें लेनी चाहिए। कृषि क्षेत्रों में गाजर घास के नियंत्रण करने के लिए धान की फसल में ब्यूटाक्लोर 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व, ज्वार तथा बाजरा में एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, सोयाबीन की फसल में ऑक्सीफ्लूओरफेन 0.15 किलोग्राम सक्रिय तत्व, राजमा, भिंडी, टमाटर की फसल में एलाक्लोर 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, आलू टमाटर की फसल में मेट्रोब्यूजेन 0.50 से 0.75 किलोग्राम, मूंग, अरहर, उड़द में पेंडामिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण से पूर्व करना चाहिए। लेकिन गेहूं की फसल में 2,4-D 0.50 से 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना लाभकारी रहता है। आकृषित क्षेत्रों में शाकनाशी रसायन जैसे ग्लाइफोसेट 1% का घोल फूल आने से पहले छिड़काव करना चाहिए। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत जाइगोग्राम बाइकोलेरेटम नामक कीड़े को वर्षा ऋतु में गाजर घास पर छोड़ देना चाहिए। फूल आने से पहले गाजर घास को उखाड़कर कंपोस्ट बनाने में व्यवहार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर। तो किसान भाइयों, शाकनाशी रसायन के छिड़काव हेतु फ्लैट पैन नोजल का प्रयोग करें। शाकनाशी रसायनों की अनुमोदित मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर ही छिड़काव करें। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, दस्ताने व चश्मे का प्रयोग करें। तेज हवा के समय छिड़काव नहीं करना चाहिए। रसायनों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि छिड़काव के समय वर्षा की संभावना न हो। किसान भाइयों, यदि इन सभी प्रक्रियाओं को सामुदायिक रूप से समूह स्तर पर अमल में लाया जाए, तभी इस खरपतवार का समूल विनाश हो सकता है और ये हम सभी का दायित्व भी बनता है। तभी बन सकता है स्वच्छ पर्यावरण तथा स्वच्छ जीवन। किसानों का कृषि के बाद पशुपालन सबसे अधिक अपनाए जाने वाला व्यवसाय है और पशुपालन व्यवसाय की सफलता उसके खान पान पर भी निर्भर रहती है, जिसमें हरा चारा प्रमुख है। यदि इस समय हरे चारे की बुआई करनी है तो कौन कौन से हरे चारे की बुआई करें जिससे कि पशु को संतुलित आहार मिल सके, इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर SB सिंह से। किसान भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के मौसम में हरे चारे के लिए एक समस्या बन जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल जमाव के कारण तमाम घोंघे या और अन्य परजीवी उन जो हमारे मौसमी चारे होते हैं उस पर आते हैं, जिससे पशुओं में बीमारी फैलने का भय रहता है। इसलिए किसान भाई, आप हमेशा अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए उनको, जिससे कि सही ढंग से मिनरल का उचित प्राप्त हो सके, उसमें आप सबसे पहले ज्वार है, बाजरा है, लोबिया है, इसकी बुआई करें। और सबसे पहले
आप ज्वार की जो मतलब अच्छी प्रजाति है, PC 6 है, PC 23 है और MP चरी है, लोबिया की वैरायटी है 283 है। इसी तरह मक्के के लिए उन्नत किस्में हैं अफ्रीकन टॉल। इसकी उत्पादन क्षमता 350 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लोबिया के लिए उन्नत किस्में हैं जवाहर लोबिया 1, जवाहर लोबिया 21। इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा सूडान घास, नेपियर, बाजरा हाइब्रिड, पारा घास, नंदी घास आदि का चयन भी आप कर सकते हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 1400 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। इसी तरह से आप अन्य सभी तरह की प्रजातियां हैं जो कि आप इसकी सही समय से बुआई करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई आपको चारे के उत्पादन के लिए सही बीज का चुनाव करना आवश्यक है। इसके लिए 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें। चारा फसलों के लिए ऐसी भूमि का चयन करें जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए दोमट, रेतीली दोमट एवं काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी हेतु खेत को 1 या 2 बार हल तथा बखर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। अंतिम बखरनी के पूर्व 2 ट्रॉली गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना लाभप्रद पाया गया है। वैसे किसान भाइयों जो हरा चारा फसलों की बुआई करना चाहते हैं तो बीजों को एग्रोसान या थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर ही बोना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं चारा फसलों के लिए उर्वरक की मात्रा पर। इसके लिए ज्वार हेतु नत्रजन 75 किलोग्राम, स्फुर 50 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तथा मक्का हेतु नत्रजन 100 से 120 किलोग्राम, स्फुर 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी तरह लोबिया के लिए नत्रजन 20 से 30 किलोग्राम, स्फुर 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना आवश्यक होता है। उर्वरकों का प्रयोग चारे फसल के अनुसार करते हैं। वैसे नत्रजन का प्रयोग 2 या 3 किस्तों में करते हैं तथा अन्य उर्वरकों को खेत की तैयारी के समय ही डाल दिया जाता है। नत्रजन का प्रयोग प्रथम किस्त खेत की तैयारी में, दूसरी किस्त प्रथम कटाई के बाद, तीसरी किस्त द्वितीय कटाई के बाद करना चाहिए। चारे की खेती के लिए जो फसलें मतलब बताई गई हैं, ज्वार, बाजरा, लोबिया, इसको आप जून माह से जुलाई माह तक बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए आप हमेशा देखें कि जो आपके पौध से पौध की दूरी यदि आप उसको रख सकते हैं तो इसकी 25 सेंटीमीटर रखना सबसे लाभदायक होगी। इसमें आपका उत्पादन अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है जो आपकी PC 6 है या PC 23 है या आपकी बहुकटाई हरे चारे की फसल है, इसमें आपको 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर चारे का उत्पादन होता है, जिससे कि आपको कम से कम खेतों में बुआई करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अपने पशुओं को, चाहे वह दुधारू पशु हो या बढ़ती हुई उम्र के पशु हों, सबके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखकर आप अच्छा व्यवसाय या अच्छे कार्यक्रम को जो आप पशुपालन कर रहे हैं तो अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। मक्के की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी, आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल। जोहार झारखंड में।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन भी किसान भाइयों ने समय रहते अगेती फूलगोभी की रुपाई कर दी थी, उनकी फसल अब इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी और इस अवस्था में कुछ रोगों और कीटों से फसल का बचाव भी करना बेहद जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल में आप कौन कौन से पौध सुरक्षा उपायों को अपनाएंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं त्रिहुति कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता साहनी। तो किसान भाइयों, इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती है, जिसमें मुख्यतः अर्थ पतन या जिसे आप लोग डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, वो बीमारियां होती है। इनके लक्षण क्या है? जो नर्सरी में पौधाशाला में जो आप बीज रोपते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि बीज या तो सड़ जाते हैं, और यदि वो अंकुरित होते हैं तो अंकुरन के बाद वो विगलित हो जाते हैं। और यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, पैथोजन है, यदि सॉइल में बहुत ज़्यादा है, तो जो पौधे उससे निकलते हैं अंकुरित होके, तो बीज पत्र जो है वो समय से पहले ही गिर जाते हैं। पूरे आप देखिएगा कि जो नर्सरी बेड है उस पर पूरा टॉपल डाउन, पूरा हॉरिजॉन्टल देखिएगा कि उसका समय से पहले ही पूरा गिर जाते हैं, और इससे भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचते हैं। और इसमें मुख्यतः जो सब बीमारियां हैं जो कि सॉइल से होते हैं, मृदा से होते हैं। यदि आपका सॉइल पहले से इन्फेक्टेड है, तो ये सब बीमारियों का प्रकोप काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इसके निदान के लिए सबसे पहले जो है आप मृदा उपचार कीजिए। तो मृदा उपचार के लिए क्या है कि आप जो नीम खल्ली है, तो इसको 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप सॉइल में सोइंग के 15 दिन पहले, जो आप नर्सरी लगा रहे हैं उसके 15 दिन पहले उसको मृदा उपचार कर दें, और उसके 15 दिन के बाद आप यदि बीज को रोपते हैं, तो ये सब बीमारियों से, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ हुआ, क्लब रूट हुआ, इससे आप निदान पा सकते हैं। दूसरा है कि आप या तो जो जैविक खाद होते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल ट्राइकोडर्मा काफ़ी प्रचलित है, जो कि बेनिफिशियल कवक है, उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा का कल्चर आपको बाजार से खरीद लें, और उसको 75 किलो गोबर की खाद या कोई कंपोस्ट जो यूज करते हैं उसको ले लें, और दोनों को अच्छी तरह से मिला दें। और मिलाने के बाद आप क्या करें कि 1 सप्ताह के लिए कोई छायादार, जैसे पेड़ के नीचे कोई छायादार जो जगह है वहाँ पे आप रखिए, और रखने के बाद उसको ढक दीजिए, जैसे कि पेपर भिंगा के ढक दीजिए, या जूट का बोरा होता है उसको ढक दीजिए भिंगा के, ताकि उस पर मॉइस्चर मेंटेन रहे, और उसका टेम्परेचर कभी भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको 1 सप्ताह के लिए दोनों को मिलने दीजिए, अच्छे से मिक्स करके 1 सप्ताह के लिए उसको सड़ने दीजिए। और 1 सप्ताह के बाद क्या कीजिए कि आप जहाँ पे आप नर्सरी लगा रहे हैं उसकी मिट्टी में इसको उपचारित कर दें, तो इससे भी काफ़ी हद तक निदान पाया जा सकता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब आप मृदा उपचार करें तो उसके 15 दिन के बाद ही आप सीड वहाँ पे लगाएं, नहीं तो इसमें सीड का अंकुरन काफ़ी घट सकती है, इसलिए 15 दिन के बाद आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब दूसरा है कि हम बीजोपचार भी कर सकते हैं, जैसे कि जो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्री आपको हम बताएं, काला बिगरन, ये जो होता है जो कि आपके बीज संक्रमित होने से होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आप जो बीज लगा रहे हैं वो स्वस्थ हो, और इससे बचने के लिए एक उपाय और है कि आप बीजोपचार करें। तो बीजोपचार के लिए मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि आपका कैप्टन हुआ, थायरम हुआ, बेबिस्टिन हुआ, ये सब कवकनाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो रेट होता है, डोज है, अब 2 ग्राम प्रति किलो सीड के दर से इसको उपचारित करके और फिर आप फील्ड में लगा सकते हैं, नर्सरी में लगा सकते हैं। और तीसरा है कि आपने मृदा उपचार कर लिया, सीड उपचार कर लिया, इसके बाद भी डिजीज आती है तो आप इसको फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके बाद भी आता है तो आप छिड़काव भी कर सकते हैं। तो छिड़काव के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे कि जो मिट्टी जनित रोग है तो उसके लिए आप सॉइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपको डिजीज सिम्टम दिखता है तो एसोलाइन आप स्प्रे कर दीजिए, उसको फिर 7 से 15 दिन के इंटरवल पे उसको दोबारा स्प्रे कीजिए। तो ये सब केमिकल और जैविक खाद के द्वारा आप अपने पौधे को संक्रमित होने से बचा सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से।
देखने में आता है कि काला धब्बा या काला सड़न जो रोग है वो काफ़ी मात्रा में गोभी की फसल में आता है और फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। रोग के लक्षण कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में या फिर फूल बनने की अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। पत्ती पर रोग के लक्षण वी आकार के शुरुआत की अवस्था में ऊपर से पत्ती पर दिखाई देते हैं। इस रोग को नियंत्रण करने के लिए कॉपर जो फफूंदनाशी हैं उनका प्रयोग किसान भाई आप करेंगे तो इस रोग से अपनी फसल को बचाएंगे। इस रोग के साथ साथ इसमें जो है कीटों का प्रकोप भी होता है। आपने देखा होगा कि फूल में कभी कभी कीट के प्रकोप के कारण गलाव आ जाता है और कुछ हरी पीली सी उसमें इल्लियां आपको फूल के अंदर बैठी हुई दिखाई देती हैं कि जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देती हैं। मार्केट में उसकी जो कीमत हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों आप डाईमेथोएट नाम की दवा, डाईमेथोएट दवा 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये इल्ली गोभी की फसल से खत्म हो जाएगी और आपकी इल्ली का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। मक्का की खेती खरीफ फसल के रूप में प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, परंतु खरीफ में इस फसल को कीट और रोगों द्वारा भारी क्षति भी होती है। अतः मक्के की फसल में कैसे करें रोग और कीटों का समन्वित प्रबंधन, देखते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, फसल सुरक्षा के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों की, जिसमें मक्का की फसल का सबसे प्रमुख रोग है पर्ण अंगमारी या पत्ती झुलसा। ये रोग प्रदेश के समस्त मक्का उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तथा इनके द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसान भाइयों, हेलमिंथोस्पोरियम कवक द्वारा यह फसल पर पहुंचाया जाता है। सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर अंडाकार या नाव के आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों का रंग हरा भूरा, भूरा या भूरा हो सकता है तथा पत्तियों पर इनका आकार एवं संख्या अनिश्चित होती है। बाद में यह धब्बे ऊपर की पत्तियों पर भी पहुंच जाते हैं तथा रोग की भयंकर अवस्था पर पत्तियां सूख जाती हैं और संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, पौधों में अपरिपक्व एवं दाने रहित भुट्टे होने के कारण उपज में भारी कमी आ जाती है। इस रोग के रोग कारक रोगी पौधों के अवशेषों पर भी जीवित रहते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा 2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से करना लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त मक्का की रोग रोधी किस्में जैसे गंगा शंकर मक्का 2, गंगा शंकर मक्का 5, गंगा शंकर मक्का 7 एवं संकुल किस्में किसान, विजया, विक्रम आदि की ही बुआई करनी चाहिए तथा फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसमें लगने वाले महत्वपूर्ण कीटों के बारे में। तो इसका सबसे भयंकर कीट है तना छेदक। इसकी सूढ़ियां तनों में छेद करके अंदर ही अंदर खाती हैं, जिससे तेज हवा चलने पर पौधा टूटकर गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद 20 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3% ग्रेन्यूल का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें अथवा बुआई के 2 से 5 सप्ताह बाद क्यूनॉल फास दवा 2 लीटर या फेनिट्रोथियान 50 EC 500 से 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसका दूसरा प्रमुख कीट है गोप भेदक मक्खी। प्रौढ़ मक्खी हल्के धूसर रंग की होती है, जिसके लार्वा द्वारा हानि होती है। ये जमाव के प्रारंभ होते ही फसल को हानि पहुंचाते हैं। पहले पत्ती खाते हैं, फिर तने के ऊपरी कोमल भाग में छेद करके घुस जाते हैं और तने को खाते रहते हैं, जिससे फसल में पौधों के पीले पड़कर सूख जाने की समस्या देखी जाती है। प्रकोप वाले पौधों पर मृत गोप अर्थात डेड हर्ट बन जाता है। इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC या मोनोक्रोटोफास 36 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रदेश की परिस्थिति में मक्का में दीमक एवं बालदार कीटार कीटों का भी प्रकोप कहीं कहीं देखा जाता है। दीमक के नियंत्रण हेतु खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरोपायरीफॉस दवा 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर सिंचाई नाली के माध्यम से खेत में प्रयोग करना चाहिए।
बालदार कीट अथवा भुड़ली कीट के नियंत्रण हेतु डाइक्लोरोवास दवा 650 मिलीलीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आजकल मक्के की फसल में एक विनाशकारी सूक्ष्म जीव सूत्रकृमि का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जिसके नियंत्रण हेतु फसल चक्र अपनाएं तथा बुआई के समय कार्बोफ्यूरान दवा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, मक्का की खेती में अगर उपर्युक्त बताए गए लगने वाले रोगों एवं कीटों की रोकथाम कर ली जाए तो मक्का की फसल से 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्तम एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज के चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के जयराम माझी ने। आपने ऑयस्टर मशरूम की उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो इस खुम्बी को उगाने के लिए इसकी विधि बहुत सरल है। इसके लिए आप जैसे 10 किलो भूसा ले लीजिए, एक 200 लीटर वाले ड्रम में इसको डाल दीजिए, उसमें आप 100 लीटर पानी डाल दीजिए और पानी डाल करके रात भर इसको भीगने दीजिए। इस पानी के साथ साथ इसमें 7.5 ग्राम बेविस्टिन, ये कि फफूंदनाशक दवा है, जिससे कि जो भूसे में फफूंद वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, और 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन लेते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं, पानी में अच्छी तरह से घोल देते हैं और फिर इस घोल में भूसे को डुबोते हैं। इसके बाद इस ड्रम को 200 लीटर वाले ड्रम को हम पॉलीथीन की थैली से अच्छे से बांध देते हैं, जिसके कारण से रात भर में जो हमारा भूसा है वो निर्जीवीकृत हो जाता है। दूसरे दिन हम इस भूसे के बोरी को निकाल लेते हैं और एक ढालू फर्श पर रख देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद इस भूसे से पानी पूरी तरह से निथर जाता है। जब पानी निथर जाए तब हम इस भूसे को अपने हाथ में लेकर के लड्डू जैसा बनाएं, तो हम देखेंगे कि हमारी उंगलियों के कोरे से जरा सा भी पानी ना निकले, इतनी इसमें नमी रहनी चाहिए। उसके बाद इस भूसे में हम मशरूम का बीज, जिसे कि हम स्पान कहते हैं, इसका भार के हिसाब से 2 से 10% तक हम भूसे में हम इसका बीज मिलाते हैं, मशरूम का बीज मिलाते हैं और बीज मिला करके फिर हम इसे पॉलीथीन की थैलियों में बंद कर देते हैं। यहाँ यह सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि थैली में जगह जगह हम मोटी सुई से छेद कर दें। लगभग 15 दिनों बाद इस भूसे का ढेर जो है वो सफ़ेद रंग की फफूंद की रचना से ढक जाता है और इस समय हम इसको थैली को हम काट सकते हैं, हम टांग देते हैं। टांगने से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी भी तरीके से इसको हवा में लटकते रहना है। तो इससे मुख्य फ़ायदा ये रहता है कि भूसे के ढेर के नीचे की तरफ वहाँ से भी मशरूम उसमें आसानी से उगाता है। इस थैली के ऊपर या जो भूसे की जो रचना है उसके ऊपर मशरूम जो है वो लगने लग जाते हैं। पहले छोटे छोटे पिन के आकार की आकृति बनती है, फिर ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर ये पूर्ण विकसित होकर एक फलनकाय रचना बनाते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की उन्नतशील प्रजातियां एवं रोपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800084599 पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।